नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए आपके अपने पवन सर का। अभी तक हम टोटल 5 माइनर टेस्ट देख चुके हैं और हमने एक मेजर टेस्ट देखा है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो माइनर टेस्ट 6 है, जो कलाम की टेस्ट सीरीज़ का है, जो कि 15/6/2025 को हुआ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग राजस्थान 2023 ओके के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन दैट मीन्स प्रोटेक्टेड वन का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है। तो ये क्या है कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको अगर प्रशासनिक प्रतिवेदन वन रिपोर्ट 2023 आपने पढ़ी होगी ना, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखो, एक तो होता है क्या कहते हैं रक्षित वन, दूसरा होता है संरक्षित वन और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। तो देखो, हमसे पूछा है रक्षित वन, तो रक्षित वन के अंतर्गत कौन होता है? रक्षित वन को क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्टेड वन बोलते हैं। तो प्रोटेक्टेड वन के अंतर्गत कौन होगा? करौली और बारां, ठीक है। एक होता है अपने आरक्षित वन अर्थात रिजर्व वन। तो रिजर्व वन के अंतर्गत हमारे लिए अंदर कौन होगा? तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। और एक होता है अवर्गीकृत वन को बोलते हैं नॉन क्लासिफाइड या अनक्लासिफाइड, ठीक है। तो अनक्लासिफाइड के अंतर्गत कौन हो जाएगा? बीकानेर और श्रीगंगानगर। कौन हो जाएगा? बीकानेर और श्रीगंगानगर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हमसे पूछा है रक्षित वन, तो रक्षित वन के अंतर्गत कौन आता है? तो रक्षित वन के अंतर्गत तो आएगा बारां और करौली, ठीक है। और हमसे पूछता आरक्षित वन, तो आता उदयपुर और चित्तौड़गढ़। हमसे पूछता अवर्गीकृत वन, तो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत कौन आता? बीकानेर और श्रीगंगानगर। देखो, पहला तो है अपने क्या कहते हैं जो आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन। दूसरा है अपने बारां और करौली, ये हो गया रक्षित वन। और श्रीगंगानगर और बीकानेर हो गया अवर्गीकृत वन, ठीक है। तो हमारे तीनों ऑप्शंस का क्या अर्थ है मैंने आपको बता दिया। हमसे रक्षित वन पूछा था गाइस, तो हमने रक्षित वन बारां और करौली कर दिया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। अपने को असत्य कथन अर्थात गलत कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन ही मानसून वन कहलाते हैं, एकदम सच्ची बात है। दूसरा है, रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, रेगिस्तान में नहीं पाए जाते, बाकी सभी जगह धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन राइट, ये भी ऑप्शन राइट है। तीसरा है, शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 75 से 110 में पाए जाते हैं। कहीं कहीं बुक्स में 120 भी लिखा हुआ होता है, बट अपने को एक रेंज तो मिल गई ना कि शुष्क सागवान वनों की। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा ऑप्शन भी राइट है। अब हमारे चौथे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, उपोष्ण पर्वतीय वन उपोष्ण पर्वतीय वन राजस्थान के कुल क्षेत्र के 2.39 भूभाग में पाए जाते हैं। नहीं, गलत बात। उपोष्ण पर्वतीय वन है ना, ये राजस्थान के मात्र 0.39 में पाए जाते हैं, मात्र 0.39 में। आप कहेंगे इतना कम? हाँ बेटा, इतना कम। उपोष्ण पर्वतीय वन है ना, राजस्थान के 0.39% में पाए जाते हैं, 0.39 में। और उपोष्ण पर्वतीय वन राजस्थान में ओनली सिरोही में पाए जाते हैं। सिरोही में कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही में। सिरोही है ना, सिरोही में भी माउंट आबू, पूरे सिरोही में भी नहीं। तभी देखो आप 0.39%, एक आधा परसेंट भी पूरा नहीं है। तो उपोष्ण पर्वतीय वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही में। सिरोही के किस एरिया में पाए जाते हैं? माउंट आबू में। माउंट आबू का राजस्थान सरकार ने नया नाम क्या चेंज किया, प्रस्तावित किया, अभी चेंज नहीं किया। तो उसका नया प्रस्तावित राजस्थान सरकार का नाम है आबू राज। माउंट आबू का नया प्रस्तावित नाम क्या है? आबू राज। राजस्थान की सरकार नाम चेंज कर रही है, माउंट आबू का आबू राज कर रही है, ठीक है। तो उपोष्ण पर्वतीय वन राजस्थान के मात्र 0.39% एरिया में पाए जाते हैं और सिरोही के केवल आबू राज अर्थात माउंट आबू एरिया में पाए जाते हैं। तो हमसे असत्य पूछा था, तो ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 2.39 लिखा हुआ था, जबकि 0.39% एरिया में पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सालर जिसको अपन क्या कहते हैं, बोसवालिया सेराता सालर को ही कहा जाता है। सालर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो गाइस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको राजस्थान के वन पढ़ोगे तो आपको पता होगा सालर के वन दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ISFR, ठीक है, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व 2023 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि को हिंदी में बोलते हैं दवानल। क्या बोलते हैं गाइस? वन अग्नि को हिंदी में बोलते हैं दवानल। अगर एग्जाम में दवानल वर्ड लिखा आया ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दवानल वर्ड का मतलब ही होता है वन अग्नि। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन अग्नि की घटनाएं कहाँ दर्ज की गई? तो उदयपुर में की गई। कहाँ की गई है? उदयपुर में। उदयपुर के वनों में क्या होती है? आग लग जाती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों में आग कहाँ लगती है? तो उदयपुर के वनों में लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में खस घास, बहुत धाड़ फाड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में खस घास कहाँ पाई जाती है? खस घास राजस्थान में भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। भरतपुर, राजस्थान के जो भी मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो मूल रूप से भरतपुर के हैं, लेकिन
उन्होंने अभी क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव तो जयपुर की किसी सीट से जीता है, ठीक है। तो खस घास कहाँ पाई जाती है? देखो घास देखते ही आप ना कुछ विद्यार्थी जैसलमेर की तरफ आ जाते हैं, जैसलमेर में, लेकिन हमसे पूछा खस घास स्पेशली कहाँ पाई जाती है? भरतपुर और सवाई माधोपुर। आप पूछेंगे सर खस घास का यूज़ क्या है? खस घास का यूज़ क्या होता है? 2-4 यूज़ होते हैं। एक तो दवाई बनाने में काम आता है, दूसरा खस घास पौरुष क्षमता बढ़ाने में काम आती है। अब आप और हम तो सब अविवाहित है तो अपने काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। बस दिमाग में ये रखो, खस घास कहाँ काम आती है? खस घास काम आती है भरतपुर और सवाई माधोपुर में। खस घास का उत्पादन कहाँ होता है? तो भरतपुर और सवाई माधोपुर में होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आप इसको मार्क कर लिए। खस घास कहाँ होती है? खस घास भरतपुर और सवाई माधोपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है, अपने को विचार करना है। अब ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में अपने को 3 कथन दिए गए और इन कथनों के आधार पर अपने को विचार करना है। पहला है कि राजस्थान के वनावरण में कमी दर्ज की गई, बिल्कुल सही बात है। वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल सही बात है। देखो वनावरण में कमी, वनावरण का मतलब वन क्या होता है कि खूब सारे वृक्ष लंबे एरिया में होते हैं ना, उसको वन बोलते हैं। तो वनों में तो कमी दर्ज की गई वनावरण में, लेकिन वृक्षावरण में वृद्धि की गई। वृक्षावरण में वृद्धि क्या सूचित करता है कि राजस्थान के लोग वृक्ष लगा रहे हैं, ठीक है। और वन क्षेत्र में क्या कहते हैं, जो 0.01% की क्या कहते हैं जो वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल सही बात है। 1 2 तीनों ही सही बात है। इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों ही सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जो 2023-24 की है। देखो गाइस, हम एग्जाम कब देंगे? सितंबर में देंगे ना, तो सितंबर में यही 2023-24 की जो रिपोर्ट है ना, यही लेटेस्ट रिपोर्ट होगी, ठीक है। तो इसी रिपोर्ट के हिसाब से अपने को तैयारी करनी है सितंबर के एग्जाम के हिसाब से। तो राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र राजस्थान में कितना है? बहुत कम है, 0.03 हेक्टेयर। तो राजस्थान का प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान का प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? 0.03 हेक्टेयर, ठीक है। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको हो सकता है मज़ा नहीं आ रहा हो, जैसे धापुड़ी की कहानी में मज़ा आता हो। जो पुराने विद्यार्थी वो धापुड़ी की कहानी जानते हैं, पीछे की क्लासें आप देखेंगे तो उसमें हो जाएगा। हो सकता है धापुड़ी की कहानी जैसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पर गाइज अपने को तो नौकरी लेनी है, नौकरी लेके एक बार सेट होना है, ठीक है। तो थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। देखो वन, कृषि, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। और आज का पेपर में इतने फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आपको लगेगा कि अभी तक का सबसे हार्ड पेपर, मैं खुद भी मानता हूं कि अभी तक का सबसे हार्ड पेपर आज का है। तो आंख मीच के एकदम कि भाई अपने को तो ये सारे सवाल सीखने हैं और सारे सवाल एग्जाम में अब गलत नहीं हो, ये इसलिए थोड़ी सी अपन मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मान लो ये हमारा प्यारा राजस्थान है। तो राजस्थान के मिड से लेकर राजस्थान के दक्षिण में केवल सिरोही को छोड़कर सारी जगह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं, ठीक है। पतझड़ी वनों के संदर्भ में अपने को कथनों पर विचार करना है। ये वन 50 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ आदि के वृक्ष इन क्षेत्रों में देखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नहीं, आबू पर्वतीयों में तो कौन से पाए जाते हैं? उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो आबू का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस हिसाब से अपना 1 और 2 राइट हो गया। तो क्या ऑप्शन में 1 और 2 है? बिल्कुल 1 और 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वनावरण क्षेत्र वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले बड़ा, ठीक है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब देखो आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही क्या कहता है? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्या कहता है कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि सबसे, तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में है वनावरण का क्षेत्रफल, फिर सबसे कम किस में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होता है उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, ठीक है। तो सर्वाधिक क्या कहते हैं जो वनावरण कहाँ है? तो वनावरण क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में, फिर अलवर में और फिर प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? हमें एक तरफ तो दी हुई है फसलों के नाम दिए हुए, दूसरी तरफ उन फसलों की किस्में दी गई है, ठीक है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। देखो मैं आपको याद रहता हूँ, माही, सुगंधा और बासमती चावल होता है। इसे आप ये यहाँ से भी पकड़ सकते हो। और चावल को हाथ में लेकर मान लो कि एक महिला सूंघ रही है, तो चावल की किस्में माही, सुगंधा और बासमती होती है, बिल्कुल सही बात है। सरसों की पूसा, बोल्ड और पीताम्बरी होती है, बिल्कुल सही बात है। बाजरा की क्या कहते हैं? पायोनियर और आरसीबी 911 होती है, बिल्कुल सही बात है। कपास की है ना कल्याण, सोना या कोहिनूर नहीं होती है। तो देखो नीचे के तीनों ऑप्शन तो राइट है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर रट लो, ठीक है। अब बात करते हैं कपास की फसल, कपास की क्या किस्में कल्याण, सोना और कोहिनूर होती है? नहीं, कल्याण, सोना, कोहिनूर ये सब गेहूं की होती है। किसकी होती है? गेहूं की। तो हमसे पूछा असुमेलित कौन सा है? तो असुमेलित पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें कुछ अनुसंधान केंद्र के नाम दिए गए, ठीक है।
और सामने हमें क्या दिया गया है कि ये अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो देखो, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीदी अजमेर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीचवाल बीकानेर में, बिल्कुल सही बात है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में भी है, बोरवट में, और एक मक्का अनुसंधान केंद्र की शाखा उदयपुर में भी है, तो बांसवाड़ा लिखा हुआ है तो ये भी सही बात है। लेकिन केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ में नहीं है। देखो पहले तो ये चीज़ें क्लियर करो, 1, 2 और 4 राइट है, ठीक है। अब सवाल है कि केंद्रीय, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो एक होता है कृषि फार्म, जब फार्म बोले ना, कृषि फार्म बोले तो सूरतगढ़ राइट है। सूरतगढ़ कहाँ? श्री गंगानगर में, जहाँ भाटिया आश्रम और जी हेल्प इंग्लिश की कोचिंग है, ठीक है। तो कृषि फार्म जब भी बोले ना तो सूरतगढ़ होगा। लेकिन कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में। कहाँ पर है? तो दुर्गापुरा जयपुर में, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर रखो। देखो फार्म बोले ना तो सूरतगढ़ में, ठीक है। केंद्रीय कृषि फार्म बोले तो सूरतगढ़, लेकिन कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दुर्गापुरा जयपुर में। तो असम्मिलित पूछना था तो हमसे अनुसंधान केंद्र पूछा, तो ये तो दुर्गापुरा जयपुर में होगा, तो सूरतगढ़ ये गलत हो गया, असम्मिलित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में किन फसलों में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है? 2024-25 में किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखो खाद्यान्न फसलों में और गन्ने के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर अजमेर दौसा टोंक किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये क्वेश्चन आपको कब, आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? ये क्वेश्चन तब आपको कर पाएंगे जब आपको राजस्थान के टोटल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र पता होंगे। देखो राजस्थान में 10 तो कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो 4 पर्यटन संभाग है, राजस्थान में संभाग 7 है लेकिन पर्यटन संभाग 4 है, ठीक है। और राजस्थान में, ठीक है, और कृषि जलवायु क्षेत्र 10 है, पर्यटन संभाग 4 है। राजस्थान की जो लेटेस्ट पर्यटन नीति आई है वो आई है 4 दिसंबर 2024 को आई है। कब आई है? 4 दिसंबर 2024 को आई है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया। अभी अपन कृषि की तरफ बढ़ते हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको ये 10 का वर्गीकरण पता होगा ना तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि जयपुर अजमेर दौसा आता है 3A में। कहाँ आता है? 3A में आता है। जयपुर अजमेर दौसा टोंक कहाँ आता है? 3A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण देने की व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड, देखो राजस्थान सरकार में तो क्या कहते हैं, राजस्थान सरकार की खुद की अलग से संस्थान है जो किसानों को ऋण देती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई है। तो अच्छा आप पूछेंगे सर नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को होती है। कब होती है? 1982 में। 1982 को किसकी स्थापना होती है? तो नाबार्ड की स्थापना होती है। और नाबार्ड का काम क्या है? किसानों को ऋण देना, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 की नाबार्ड की स्थापना होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान निम्नलिखित में से असत्य कथन को पता करना है। देखो मूंगफली में कितने दाने होते हैं? 2 दाने होते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की मूंगफली उत्पादन में रैंक कौन सी होगी? दूसरी रैंक होगी। तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कितना स्थान है? 2nd स्थान है, ठीक है। इसबगोल एक औषधीय पौधा है जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं, बिल्कुल। मैं कभी कभी गाँव जाता हूँ, अभी तो शायद मुझे 2-2.5 साल हो गए क्योंकि मेरा परिवार यहीं रहता है। मेरा गाँव राजस्थान में नागौर में है, तो मैं गाँव जाता हूँ तो वहाँ घोड़ा जीरा उगाया जाता है। तो नागौर में घोड़ा जीरा उगाया जाता है जिसे इसबगोल कहते हैं। इसको खाते हुए पीते कुछ भी नहीं है, ये अपने क्या कहते हैं केमिकल यूज और दवाइयों में काम आता है, ठीक है। तो इसबगोल एक औषधीय पौधा है जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जोधपुर बाड़मेर और नागौर, ये देखो नागौर आ गया ना, जोधपुर बाड़मेर और नागौर इस घोड़ा जीरा या इसबगोल के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हमसे कहा है तो तीनों, पहले तो तीनों राइट हो गए कि मूंगफली के उत्पादन में भारत में हमारी 2nd रैंक है, ठीक है। इसबगोल को घोड़ा जीरो कहा जाता है और ये 3 हो गए। अब है कि चौथा ऑप्शन है छिपाब दौड़ा 12 में धनिया मंडी है। नहीं, 12 में धनिया मंडी छिपाब दौड़ा के अंतर्गत नहीं है, तो हमसे असत्य पूछा था तो असत्य हो गया चौथा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भील जनजाति द्वारा दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? देखो इसके चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो भील जो पहाड़ों में खेती करते हैं उसे कहते हैं चीमाता, ठीक है। भील जो मैदानों में खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? दजिया, ठीक है। तो देखो पहाड़ के ऊपर माता का मंदिर होता है तो ची माता की खेती कहाँ होगी? पहाड़ों में होगी, ठीक है। तो पहाड़ों में ची माता। दजिया कहाँ होगा? मैदानों में, ठीक है। अब फायरे क्या है? फायरे भीलों का रणघोष, ठीक है। भील युद्ध करने जाते हैं, फायरे, आप ऐसे भी याद रख सकते फायर, ठीक है। भील भी इंग्लिश जानते थे उस जमाने के, आज के तो सब पढ़े लिखे जानते ही हैं, तो उस जमाने के भील भी बोलते थे फायरे अर्थात फायर, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। हमसे दक्षिणी पहाड़ी पूछा है ना, पहाड़ी ढलानों पर तो ची माता हो गया, ठीक है। देखो भीलों का रणघोष है फायरे, और क्या कहते हैं जसनाती संप्रदाय के जो चेले होते हैं उनका क्या कहते हैं, जो अग्नि नृत्य करते समय वो क्या कहते हैं? फतेह, क्या कहते हैं? फतेह। जसनाती फतेह कहते हैं और भील कहते हैं फायरे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमें क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ इस तरफ क्या दी गई है, कुछ फसलें दी गई है, सामने क्या दिया गया है, सामने हमने उस फसलों के क्या कहते हैं जो कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा होती है वो दिया गया है। तो बाजरा अलवर और जयपुर में सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। चावल बूंदी और हनुमानगढ़ में होता है, बिल्कुल सही बात है। गन्ना श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ में होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक तो सारी बातें सही है। अब देखो दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है, जो कहाँ होता है, जो सर्वाधिक होता है जयपुर और श्रीगंगानगर में। कहाँ होता है, जयपुर और गंगानगर में कहाँ होता है, लेकिन हमें तो बोल दिया कि सीकर और भीलवाड़ा, तो ये गलत हो गया। तो जो सर्वाधिक कहाँ होता है, जयपुर और गंगानगर में होता है, गंगानगर में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन असुमेलित हो गया, जो कहाँ होगा, जयपुर और गंगानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देश में सरसों के उत्पादन में हमारी कौन सी क्या कहते हैं, कितना % हम सरसों का उत्पादन करते हैं। सरसों का तेल एक तो सब्जी बनाने का काम आता है, दूसरा कहाँ काम आता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब सॉरी, पता नहीं, ठीक है। चलिए सब्जी बनाने में काम आता है। चलिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के हिसाब से देश में सरसों के उत्पादन में हम कितना % सरसों का उत्पादन करते हैं, तो हम करते हैं 43.63% सरसों का उत्पादन करते हैं। कितने % सरसों का उत्पादन करते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखें, 43.63 सरसों का उत्पादन। इसलिए सरसों के तेल की जो क्या कहते हैं जो बोतल होती है वो 10 रुपये में ही आ जाती है, क्योंकि हम इतना 50% के आसपास उत्पादन करते हैं, 43.63, ठीक है। इसलिए राजस्थान में सरसों का तेल सस्ता है, ठीक है। खैर मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, बट मैं क्यों कहूँ, क्योंकि मेरे तो काम ही नहीं पड़ा, तो मैं कहूँ क्यों। खैर ये हंसी मजाक की बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, 43.63% राजस्थान में उत्पादन होता है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट हो गया, 43.63%। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक सरसों कौन से जिले में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए और सामने दिया हुआ है कि वो संस्थाएं कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल जो लिमिटेड है वो गड़ेपान कोटा में है, तो ये बिल्कुल, ये तो राइट है। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा में है और अभी ये बंद हो चुका, बिल्कुल ये भी राइट है। पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड सलादीपुर में, ये भी राइट है। तो गलत कौन सा है, गलत है सहकारी कीटनाशक कारखाना है, ये जयपुर में है। कहाँ पर है, सहकारी कीटनाशक कारखाना है जयपुर में, ठीक है ना। तो सहकारी कीटनाशक कारखाना कहाँ है, जयपुर में। तो हमसे असुमेलित पूछा है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये जयपुर हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इंस्ट्रूमेंट कोटा, चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान कोटा में है, ठीक है। और क्या कहते हैं, देखो राजस्थान केमिकल कहाँ है, तो राजस्थान केमिकल फैक्ट्री तो है चित्तौड़गढ़ में, केमिकल में भी सी होता है, चित्तौड़गढ़ में भी सी होता है। फर्टिलाइजर कहाँ है, फर्टिलाइजर गड़ेपान कोटा में, इंस्ट्रूमेंट भी कोटा में, और पायराइट फॉस्फेट केमिकल है ये सलादीपुर। देखो कुछ लोग सलाद में पायराइट खाते हैं, ऐसे दिमाग में रखो, है ना। तो सलादीपुर याद रहेगा, सलाद में क्या खाते हैं, पायराइट, ठीक है। तो ये सहकारी कीटनाशक कारखाना कहाँ हो जाए, तो जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। राजस्थान की प्रथम चुकंदर आधारित चीनी संयंत्र, ये बहुत आसान सवाल है। तो श्रीगंगानगर शुगर मिल जो है ना, वो चुकंदर आधारित चीनी संयंत्र बनाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो चुकंदर से सबसे पहले चीनी किसने बनाई थी, श्रीगंगानगर शुगर मिल ने बनाई थी। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब तक प्रभावी रहेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेरे पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है, और आज के बाद आपको भी पता हो जाएगा। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगी, ठीक है। 2022 से लेकर 2026 तक, तो 4 साल के लिए ये नीति बनाई गई थी, ठीक है। तो 31 मार्च 2026 तक ये नीति वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान हस्तशिल्प कलाओं के पुनरुत्थान है तो गुरु शिष्य परंपरा, बहुत दाड़ फाड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। ये अभी यहाँ से देख लो, इसके बाद भी एग्जाम में गलत करते हो तो चुल्लू भर पानी लो, उसके अंदर नाक डुबो और नाक बाहर निकाल लो, क्योंकि एग्जाम में फेल होना जीवन में फेल होना नहीं है। खैर मैम, अब आगे बढ़ते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के योजना का संचालन कौन करता है, तो गुरु शिष्य परंपरा का संचालन करता है राजसिको। पहले तो यहाँ इसका आंसर देख लो, फिर आगे के फैक्ट बताता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है, राजसिको। अब बताता हूँ कि राजसिको है क्या। राजसिको क्या है, राजसिको है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है, राजस्थान लघु उद्योग निगम है, और ये लघु उद्योग होते हैं ना, उनको सपोर्ट करने का काम करता है। और राजस्थान में कंटेनर डिपो जितने भी है ना, ये भी राजसिको चलाता है। राजसिको की स्थापना कब होती है, तो राजसिको की स्थापना होती है जून 1961 में, जून 1961। और राजसिको की फुल फॉर्म क्या हुई, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये राजसिको अभी कौन सी योजना चला रहा है, तो अभी ये योजना चला रहा है गुरु शिष्य परंपरा योजना। कौन सी परंपरा योजना चला रहा है, गुरु शिष्य परंपरा योजना राजसिको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होजरी पार्क का है, होजरी पार्क है चंपो की भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही बात है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या कहते हैं, कुकस अपने क्या कहते हैं जो जयपुर में, बिल्कुल सही बात है। ऊन कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में, बिल्कुल सही बात है। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में है, लेकिन यहाँ जमुआ रामगढ़ लिखा गया, तो ये गलत हो गया। तो
तो जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क कहाँ होगा, सीतापुरा जयपुर में। कहाँ हो जाएगा, सीतापुरा जयपुर में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा गलत ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जयपुर में ही है लेकिन जम्मू और रामगढ़ में नहीं है, सीतापुरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई है। देखो बोरानाडा में, ये आपको पढ़ा हुआ होगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। आर्थिक नीति आपकी पढ़ी हुई होगी तो आ जाएगा। बोरानाडा में एग्रो फूड पार्क बनाया, बिल्कुल सही बात है। उद्योग विहार श्रीगंगानगर में बनाया, बिल्कुल सही बात है। रणपुर कोटा में बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। उदयपुर के अंदर नहीं बनाया गया, तो कहाँ नहीं स्थापित किया गया, तो उदयपुर में नहीं किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 और 2 अपने को दी गई है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यहाँ कुछ अपने को फैक्ट्रियों के नाम दिए गए और पूछा है कि वो फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है। तो देखो टायर के अंदर क्या बढ़ जाता है, जेके टायर लिखा हुआ है। टायर के अंदर क्या बढ़ जाता है, कंकर बढ़ जाते हैं, टायर में कंकर घुस जाते हैं। तो जेके टायर कहाँ होगा, तो कांकरोली, कंकर कांकरोली, ठीक है। तो राजसमंद, ठीक है। तो जेके टायर कंकर कांकरोली राजसमंद में हो गया। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है, भवानी मंडी कोटा के अंतर्गत है, सॉरी। तो वापस से शुरू करते हैं। तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ है, भवानी मंडी के अंतर्गत है। टायर में क्या घुस गए, कंकर, तो कांकरोली। वस्टेड स्पिनिंग मिल ये चूरू में है। और श्री सीमेंट कहाँ है, ब्यावर में, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको याद रखना होगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तीसरा राइट हो जाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जेके टायर कांकरोली, राजसमंद, श्री सीमेंट ब्यावर, वस्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ है, चूरू में। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ है, भवानी मंडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गंगानगर शुगर मिल, ठीक है। दी गंगानगर शुगर मिल कहाँ है, श्री गंगानगर में। दी गंगानगर शुगर मिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में एक संस्था चलाई जाती है, वो कौन सी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गंगानगर शुगर मिल की खुद की संस्था तो है दी हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क, ठीक है। लेकिन ये देख लो, एक बार देख लो, इस सवाल का जवाब देख लेते हैं, फिर आपको मज़े की बात बताऊंगा, ठीक है। तो गंगानगर शुगर मिल क्या चलाता है, दी हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क चलाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ओके है। लेकिन आपको पता है गंगानगर शुगर मिल की खुद की ग्लास फैक्ट्री है लेकिन सरकारी कामकाज है, तो हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है लेकिन फिर भी गंगानगर शुगर मिल खुद की ग्लास की बोतलें खुद नहीं बनाता है, वो एक दूसरी कंपनी धौलपुर ग्लास फैक्ट्री से बनवाता है, ठीक है ना। तो गंगानगर शुगर मिल खुद क्या चलाता है, तो हाईटेक ग्लास फैक्ट्री चलाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने हमसे ये पूछ लिया होता है कि गंगानगर शुगर मिल दारू की बोतलें कहाँ से बनवाता है, तो ये धौलपुर ग्लास फैक्ट्री से बनवाता है, ठीक है। खुद की तो इसकी हाईटेक प्रिसिजन फैक्ट्री है लेकिन बनवाता कहाँ से, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री से बनाता है। सेमकोर कहाँ पर है, सेमकोर कोटा में। और सेंट गोबेन कहाँ पर है, सेंट गोबेन है कहरौली, कहाँ पर है, कहरौली, ठीक है। कहरौली में अलवर के अंदर है, ठीक है ना। सेंट गोबेन एशिया की सबसे बड़ी कांच फैक्ट्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू पोएट्री कहाँ है, तो ब्लू पोएट्री जयपुर के अंदर है। ये तो बहुत आसान सवाल था, अजमेर लिख दिया तो असम्मिलित यही हो गया। तो ब्लू पोएट्री कहाँ है, अजमेर के अंदर है। रमकड़ा उद्योग कहाँ है, तो गलियाकोट डूंगरपुर में। जाजम प्रिंट अकोला में है। और गोटा क्या कहते हैं, खंडेला में। तो हमसे असम्मिलित पूछा है तो ब्लू पोएट्री अजमेर में नहीं है, जयपुर के अंतर्गत है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल लिमिटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्पिन फेड बोलते हैं। हमारा सवाल क्या है कि स्पिन फेड जो है ना, स्पिन फेड, तो हमारा सवाल है कि स्पिन फेड की स्थापना कब हुई है। तो स्पिन फेड की स्थापना होती है 1993 में। कब होती है, अप्रैल 1993 में। स्पिन फेड की स्थापना कब होती है दोस्तों, तो स्पिन फेड की स्थापना होती है अप्रैल 1993। कुछ याद नहीं रखना, स्पिन फेड की स्थापना कब होती है, 1993, 1993 में, अप्रैल के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिको का कार्य है, रिको का कार्य नहीं है। हमसे पूछा रिको का कार्य नहीं है। देखो रिको स्वतंत्र रूप से कब अस्तित्व में आया, 1980 में आया। 1980 में संस्थान को से खनिज विभाग अलग कर दिया गया और 1980 में इस संस्थान का नाम हो गया रिको, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछ रहा है कि रिको का कार्य नहीं है। रिको क्या करता है राजस्थान में, राजस्थान में रिको क्या करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो रिको खुद के एरियाज बनाता है और उन एरियाज में काम करता है। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, रिको, ठीक है। तो अब रिको क्या करता है, राजस्थान में औद्योगिक विकास के संदर्भ में आधारभूत संरचनाओं का विकास करता है, बिल्कुल। और रिको का काम ही औद्योगिक विकास है। उद्यमियों को तकनीक सहायता एवं प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल रिको उद्यमियों के लिए काम करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, देखो सेज क्या होता है, सेज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कुछ भी करती है कि किसी भी एक एरिया को गवर्नमेंट सेज घोषित कर देती है कि ये एरिया सेज है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मान लो कि किसी एरिया को चमड़े के लिए सेज घोषित किया गया, तो उस एरिया के अंदर है ना क्या कहते हैं, चमड़े से जुड़े ही उत्पादन होंगे। मजे की बात है कि सेज में और क्या फायदा है, सेज के अंदर जो भी उत्पादन होता है ना उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है ना। सेज विशेष आर्थिक जोन होते हैं और सेज के अंदर आप कुछ उत्पादन करते हैं तो उसमें टैक्स नहीं देना होता है। आप पूछेंगे कि सर फिर सेज की स्थापना करते क्यों है, ये इसलिए करते हैं कि भाई सारे उद्योग है ना जो एक समान प्रवृत्ति के हैं, मान लो चमड़े का है, जूते का है, वो सारे एक ही जगह पर आ जाएगी। गवर्नमेंट ने चमड़े का जो सेज बना दिया ना विशेष आर्थिक क्षेत्र, वहाँ आ जाए। तो भाई ये काम तो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। फ्लेक्सी ऋण योजनाओं का संचालन नहीं, रिको का काम तो उद्योग धंधों को सपोर्ट करना है ना, ऋण का नहीं है। तो असंगत कौन सा है, तो असंगत हो गया चौथा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें पर्यटन के महोत्सव दिए गए हैं और सामने बताना है कि कौन से महीने में होते हैं।
देखो ऊंट महोत्सव और पतंग महोत्सव दोनों जनवरी में होते हैं। ऊंट महोत्सव और पतंग महोत्सव कहाँ होते हैं? जनवरी में होते हैं। पतंग महोत्सव होता है जयपुर में, ऊंट महोत्सव होता है अपने बीकानेर में। कहाँ होता है? बीकानेर में, ठीक है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है जनवरी में, यहाँ तक ठीक है। पतंग महोत्सव जनवरी में होता है जयपुर में, यहाँ तक ठीक चीज़ें समझ में आ गई। ग्रीष्म महोत्सव होता है सिरोही में। कहाँ होता है? देखो सिरोही सबसे ठंडा प्रदेश है ना, तो ग्रीष्म काल में वहाँ ग्रीष्म महोत्सव होता है। ग्रीष्म महोत्सव सिरोही में होता है और मई जून में होता है, ठीक है। मंजू याद रखना, मंजू मई जून, ठीक है। मंजू में क्या बहुत गर्मी है, तो मई जून मंजू, ठीक है। तो ग्रीष्म महोत्सव हो गया। अच्छा, वृक्ष महोत्सव कहाँ होता है? वृक्ष महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर में। सितंबर अर्थात भाद्रपद में मनाया जाता है। भाद्रपद में, भाद्रपद की दशम को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की। ये क्या मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर में। कब मनाया जाता है? सितंबर में। और कहाँ मनाया जाता है? तो RJ19 दैट मीन्स जोधपुर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वृक्ष महोत्सव ये गलत हो गया, यहाँ होगा सितंबर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं आपको कंफ्यूजन आपका दूर कर देता, आप पवन सर के बच्चे हो, आपका कंफ्यूजन तो दूर होना ही चाहिए। तो देखो एक तो है हेरिटेज ऑन व्हील्स। हेरिटेज ऑन व्हील्स की स्थापना होती है 2006 में, ठीक है। दूसरा है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी स्थापना होती है 2018 में। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील, मतलब 2018 वाला पूछा है। लेकिन हेरिटेज ऑन व्हील पूछता तो हमको 2006 करना होता, ठीक है। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। गाइज अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स कुछ भी अच्छा कमेंट करो, है ना। आप मुझे यूट्यूब कुछ भी नहीं देता, आपके कमेंट ही मेरी ऊर्जा है ना। तो कमेंट बॉक्स आपके अच्छे कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, है ना। कुछ भी करो, वाह पवन सर वाह। पिछली बार इतने कमेंट आए वाह पवन सर वाह, तो इस बार मैं फिर से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में वाह पवन सर वाह। आपके एच जितने ज़्यादा होंगे मुझे समझ में आएगा कि उतना ज़्यादा आप मेरे को प्यार दे रहे हो, ठीक है। चलिए वाह पवन सर वाह करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पर्यटन केंद्रों के नाम दिए गए और सामने हमें दिया गया है कि वो कौन से जिले से संबंधित है। देखो सोनी जी की नसियाँ अजमेर में है, बिल्कुल सही बात है। जूनागढ़ बीकानेर में, बिल्कुल सही बात है। सोनी जी की नसियाँ अजमेर में। नथमल की हवेली कहाँ पर है? तो जैसलमेर में, बिल्कुल सही बात है। और चंद्रमहल जयपुर में, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए ये यहाँ से राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अर्थुना, अर्थुना कहाँ पर है? तो अर्थुना पहले से बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है। अब उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि अर्थुना किस पर्यटन सर्किल में आएगा? तो वागड़, वागड़ मतलब बांसवाड़ा। देखो बांगड़ बोले तो उत्तरी राजस्थान, वागड़ बोले, देखो मैं लिख देता हूँ ना, कोई बहन बेटी को नहीं ध्यान हो तो देखो बांगड़ बोले ना, बांगड़ दैट मीन्स नॉर्थ राजस्थान, शेखावटी का पार्ट। वागड़ बोले ना तो साउथ राजस्थान, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पार्ट, ठीक है। तो हमसे पूछा अर्थुना, अर्थुना बांसवाड़ा में, इसलिए वागड़ सर्किट का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ कुछ महोत्सव दिए गए हैं और सामने बताया गया कि वो महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं। देखो शीत महोत्सव मैंने अभी बताया था कि शीत महोत्सव कहाँ होगा? माउंट आबू में। देखो ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव, ग्रीष्म बोले या शीत बोले, दोनों ही कहाँ होते हैं? तो दोनों ही होते हैं माउंट आबू में, माउंट आबू में। और माउंट आबू का राजस्थान सरकार नाम चेंज करने वाली है। क्या प्रस्ताव दिया है माउंट आबू का नया नाम? तो नया नाम का अभी प्रस्ताव दिया है, डिक्लेयर नहीं बात, आबू राज किया है। क्या किया है? आबू राज। ये अभी तक इसकी आधिकारिक गजट अधिसूचना होनी जारी होना बाकी है। तो माउंट आबू का नया नाम हो जाएगा आबू राज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। किसी को नहीं पता था ना कि माउंट आबू का नाम चेंज हो रहा है और आबू राज कर रही है राजस्थान सरकार, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मेरे को आज पता चला, ठीक है। तो शीत महोत्सव या ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू हो गया, बिल्कुल सही बात है। थार महोत्सव बाड़मेर हो गया, मरु महोत्सव जैसलमेर हो गया। ऊंट महोत्सव जनवरी में कहाँ मनाया जाता है? तो बीकानेर मनाया जाता है। कजली तीज, देखो खाली तीज बोले या गणगौर बोले तो जयपुर, ठीक है। तीज बोले या गणगौर बोले खाली तो हो जाएगा हमारा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। लेकिन इस क्वेश्चन में खाली तीज नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में साहब ने क्या बोला है? कजली तीज। कजली तीज कहाँ होती है? बूंदी में होती है। कहाँ होती है गाइस? बूंदी में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करिए। सत्य कथन बताना, सच्चा कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक फ्रांस से आते हैं, नहीं ये तो गलत बात है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं? USA अमेरिका से आते हैं, तो पहला तो सत्य है नहीं। दूसरा, स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से जयपुर प्रथम जिला है, नहीं। स्वदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? अजमेर आते हैं। आप पूछेंगे सर अजमेर क्यों आते हैं? दूसरा भी गलत क्यों हुआ कि यहाँ जयपुर लिखा अजमेर? क्योंकि अजमेर में तीर्थ स्थल है, हिंदू तीर्थ स्थल है। तो स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आते हैं? अजमेर में आते हैं। तो दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, ठीक है। राजस्थान पर्यटन के स्लोगन में प्रतीकात्मक चिन्ह के साथ में चिंकारा दिखाया गया, नहीं चिंकारा नहीं दिखाया गया, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो हम ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि अब सत्य कौन सा होगा? चौथा ही होगा। तो राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ
इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं? अमेरिका से आते हैं। देसी सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं? तो देसी अजमेर में आते हैं। विदेशी सर्वाधिक कहाँ जाते हैं? तो विदेशी सर्वाधिक जाते हैं यूएसए में। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूँ। राजस्थान में देसी पर्यटक है ना सर्वाधिक किस महीने में यात्रा करते हैं? तो देसी पर्यटक और विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस महीने में यात्रा करते हैं ये बताता हूँ, है ना। देखो, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक करते हैं नवंबर के महीने में। आप पूछेंगे नवंबर के महीने में क्यों करते हैं विदेशी पर्यटक? क्योंकि नवंबर में आते हैं और दिसंबर में नया साल मनाते हैं, ठंड होती है मस्त एकदम। ठीक है, तो विदेशी पर्यटक सर्वाधिक नवंबर के महीने में आते हैं। कहाँ आते हैं सर्वाधिक? जयपुर में आते हैं। देसी सर्वाधिक कहाँ आते हैं? तो अजमेर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देसी धार्मिक हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से पर्यटन विभाग की टैगलाइन देखो, टैगलाइन और लोगो अलग है। लोगो तो क्या कहता है? लोगो के अंदर तो क्या लिखा हुआ है? पंच लाइन, पधारो हमारे देश। और टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान इज द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पर्यटन नीति, अगर आपने मेरी अभी की क्लास यही क्लास ध्यान से ली है तो मैंने थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि 4 दिसंबर को राजस्थान सरकार ने अपनी पर्यटन नीति जारी की थी 2024 में। मैंने थोड़े टाइम पहले अनजाने में बता दिया था, है ना। तो 4 दिसंबर राजस्थान की पर्यटन नीति कब होगी? 4 दिसंबर। ऐसे याद रखो 4D 4 दिसंबर के। राजस्थान जनरली 3D होता है, पर राजस्थान सरकार कहती है हम तो पर्यटकों को 4D दर्शन करवाएंगे। किसके? गाय के, भैंस के, आवारा पशुओं के। ठीक है, और वो लपकों के करवाएंगे जो बीच बीच में पर्यटकों को परेशान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसाद योजना। देखो, प्रसाद योजना किसकी है? तो प्रसाद योजना भारत सरकार की है। तो आप बोलेंगे कि सर हमारे क्या काम भारत सरकार की योजना का? अपने कुछ काम नहीं है। प्रसाद योजना में भारत सरकार ने राजस्थान की 2 जगहों ली है। कौन सी लिए? पुष्कर और अजमेर। कौन सी लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत संयुक्त रूप से राजस्थान में सम्मिलित शहर कौन से? पुष्कर और अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वीं पशुगणना। 20वीं पशुगणना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। तो 20वीं पशुगणना में ऊंट तथा भैंस वंश के सर्वाधिक संख्या वाले जिले कहाँ हैं? तो सर्वाधिक ऊंट कहाँ होगा? तो जैसलमेर में होगा। सर्वाधिक भैंसें कहाँ होगी? तो सर्वाधिक भैंसें कहाँ हैं? जयपुर में। जो जयपुर में रहते हैं ना, जयपुर में तो सिटी में नहीं दिखती होगी, जयपुर के गाँव में दिखती होगी। तो सर्वाधिक ऊंट कहाँ है और सर्वाधिक भैंस कहाँ है? तो सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में और सर्वाधिक भैंस जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है? तो 14.44% की हिस्सेदारी है। कितनी? 1444 इतना अपन दूध निकालते हैं। ठीक है, दूध। ठीक है, तो दूध उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 1444.4 हो जाएगी। तो दूध उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी होगी? 14.44% होगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 14.44। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ हमको क्या पशुओं की नस्लों के नाम दिए गए। इस तरफ पशुओं की नस्लों के नाम दिए गए, सामने पूछा है कि वो पशुओं की नस्ल किस चीज़ की है। तो ठीक है, बकरी, गोवंश, भैंस, ऊँट दिए हुए और सामने उनकी नस्लें बताई गई। तो हमको बताना है कि कौन सा असुमेलित है। देखो, मुझे तो क्लियर कट पता है कि सोनुडी। सोनुडी कौन है? सोनुडी है भेड़। ठीक है, मैं ऐसे ट्रिक से याद रखता हूँ, हालांकि इसका सही नाम तो सोनाडी है, पर मैं सोनुडी याद रखता हूँ। ठीक है, सोनुडी कौन है? सोनुडी भेड़ है। ठीक है, तो सोनाडी क्या होगी? सोनाडी भेड़ होगी, लेकिन यहाँ तो बकरी बताया हुआ, तो ये असुमेलित हो गया। गिर गोवंश होती है, अजमेर में पाई जाती है। भैंस जाफराबादी होती है, बिल्कुल सही बात है। ऊंट केरूपाल होता है, बिल्कुल सही है। तो असुमेलित कौन सा हो गया? तो असुमेलित हो गया सोनाडी। सोनाडी क्या है? सोनाडी बकरी नहीं है, सोनाडी है भेड़। ठीक है ना, सोनुडी भेड़ ऐसे याद रख लेना। सोनुडी भिड़ जाती है बिना मतलब, सोनुडी कोई भी आप एक काल्पनिक नाम ले लेते हैं। ठीक है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। लेकिन यहाँ तो जयपुर लिखा है, तो ये अपन डायरेक्टली पकड़ सकते हैं, ये गलत है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की जोधपुर में स्थापना कब होती है? 1987 में होती है। कब होती है? 1987 में होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ हो गया? तो जोधपुर, ये तो गलत हो गया। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़, ये सही है। बुल मदर फार्म चांदन जैसलमेर में सही है। गोवंश संवर्धन फार्म बस्सी जयपुर में भी है। एक आपको छोटी सी ट्रिक देता हूँ, पशुओं से जुड़े कोई भी संस्थान हो, 90% संभावना क्या बनती है कि वो बस्सी जयपुर में होगी। जयपुर में भी बस्सी एरिया में होगी। पशुओं से जुड़ी कोई भी संभावना हो, एग्जाम में तुक्का मारना हो ना, तो बस लेके हरी का नाम तुक्का मार सकते हो। बस्सी दिखे और सामने कोई पशुओं से जुड़ी संस्थान दिखे और आपको आ नहीं रहा हो ना, तो एक बार आंख मीच के बस्सी कर देना, क्योंकि मैंने देखा है 90% पशुओं से जुड़ी जितनी भी संस्थान है वो बस्सी जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन से पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? देखो, 2 चीज़ याद रखो। राजस्थान में है ना 20वीं पशुगणना में सिर्फ 2 ही पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। एक तो गाय में हुई है, गाय हमारी माता है। ठीक है, और एक भैंस में हुई है। भैंस क्या है? कमेंट बॉक्स में, चलो कमेंट बॉक्स में ऐसी फालतू बकवास नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो गाय और भैंस में ही वृद्धि हुई है। ठीक है, बाकी सब में कमी हुई है। एग्जाम में सवाल आ जाएगा किस किस में कमी हुई है, तो गाय और भैंस में वृद्धि हुई है। बाकी कोई भी जानवर ले लो, कबूतर भी ले लो, कबूतर की गणना होती तो कमी होती। ठीक है, गाय और भैंस में वृद्धि हुई है। ठीक है, हालांकि कबूतर की गणना नहीं होती, मैं मजाक में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से गोवंश और भैंस में हमारी क्या हुई? वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, अगर सच में मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स प्लीज आपके लिए खुला है। आपके कमेंट ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। यूट्यूब से तो मुझे कुछ वैसे भी नहीं मिलता है। ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर अब सामने कुछ संस्थानें दी गई है, ठीक है, और वो संस्थानें कहाँ पर है वो बताना। देखो मैंने अभी बताया था कि पशुओं से जुड़ी सारी संस्थान है ना बस्सी में। देखो विदेशी न्यूक्लियस फार्म ये भी पशुओं के से जुड़ी संस्थान है, और हिमीकृत वीर्य बैंक ये भी पशुओं का, ये भी अपने क्या कहते हैं बस्सी जयपुर में। देखो अपन ने एक पॉइंट पहले बात की थी और हाथों हाथ प्रूव हो गई, ठीक है। और जर्म प्लाज्मा कहाँ है, नारवा खिंचियां जोधपुर में। ये तीनों के तीनों ही राइट है। हिमीकृत कहाँ है, बस्सी जयपुर के अंतर्गत है, ठीक है। और क्या कहते हैं विदेशी न्यूक्लियस आपने क्या कहते हैं जो बस्सी जयपुर में वो भी, और जर्म प्लाज्मा कहाँ है तो नारवा खिंचियां जोधपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में ऊँटों का कितना प्रतिशत राजस्थान में। ऊँट सर्वाधिक देश का ऊँटों का प्रतिशत है 84.43, 83.43, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, 83.43। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक, ये बहुत इंपॉर्टेंट धाड़ फाड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अभी भी आप एग्जाम में गलत करके आ जाते हो तो फिर तो बस फिर मैं क्या बोलूँ आपको। मैं अभी इस क्लास को लड़कियाँ भी देख रही है तो बहन बेटियाँ सुनेगी, अच्छा नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन आप गलत करके आज के बाद मत आना, ठीक है। तो राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ है, तो प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति होती है बीकानेर में, ठीक है। ये तो सबको पता होता है कि बीकानेर में, लेकिन बीकानेर में कहाँ है तो भोजासर बीकानेर में। प्रथम महिला लेडी, ठीक है, प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ है, भोजासर बीकानेर में। कहाँ है, भोजासर बीकानेर में, भोजासर बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना लेटेस्ट वही है के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या में 70% से अधिक जनजाति रखते हैं। बहुत आसान सा सवाल है कि 70% से ज्यादा एसटी पॉपुलेशन, जनजातियों की पॉपुलेशन कहाँ होगी, तो कॉमन सेंस की बात है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होगी। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब हो गया 2 और 4, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य जनगणना 2011 के आधार पर कुल कितने जिले राज्य की औसत घनत्व से अधिक घनत्व रखते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मुझे भी याद है और आप भी याद कर लो। औसत से अधिक कितने रखते हैं, 18 जिले रखते हैं। राजस्थान के औसत घनत्व से अधिक घनत्व कितने जिले रखते हैं, तो 18 जिले रखते हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप भी याद कर लो। कितने जिले रखते हैं औसत घनत्व से अधिक, तो 18 जिले रखते हैं। कितने जिले रखते हैं, 18 जिले, 18, ठीक है, 18, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि RJ 18 किस जिले का RTO कोड है, जल्दी बताओ। जैसे जोधपुर का 19 है, नागौर का 21 है, अजमेर का 1 है, जयपुर का 14 है, तो RJ 18 है ना, वो कहाँ का है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। और औसत जनघनत्व जो है वो राजस्थान से ज्यादा कितने जिलों का है, तो 18 जिलों का राजस्थान से ज्यादा है, ठीक है, औसत जनगणना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2001-2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कुछ कथन दिए और ये कथन देखने हैं। तो राजस्थान का जनघनत्व 35 प्रति वर्ग के हिसाब से वृद्धि हुई है, बिल्कुल। 2001 में तो था 165 और अभी हो गया जनगणना तो 200, तो ये कितने की वृद्धि हुई है, ये 35 की हुई है, ठीक है। 2001 में तो 165 था, अभी 200 है, तो 35 की वृद्धि होगी। तो तीसरा ऑप्शन तो हमारा राइट हो गया, शिशु लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई, बिल्कुल कमी दर्ज की गई, ये भी सही बात है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोग नगरों की तरफ बस रहे हैं। 1, 2, 3 तीनों ही राइट है, इस हिसाब से हमारा 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात का अवरोही क्रम का चयन कीजिए। देखो ये आप याद रखो, लिंगानुपात जो है ना, लिंगानुपात में सबसे ऊपर कौन आता है, सबसे ऊपर आता है डूंगरपुर। फिर कौन आता है डूंगरपुर के बाद आता है राजसमंद, फिर आता है पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, फिर आता है पाली, और पाली के बाद आता है प्रतापगढ़, ठीक है। अब अपने को बताना था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, ठीक है ना। ये क्या है, ये लिंगानुपात का अवरोही क्रम है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। अब हमसे ऑप्शन में डूंगरपुर तो दिया नहीं है, लेकिन राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ दिया है, तो मेरे तो पड़ा हुआ था तो मैंने टप से कर दिया कि राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। अगर डूंगरपुर होता तो सबसे आगे डूंगरपुर आता, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो लिंगानुपात के क्रम का, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर है। कौन सा है, जयपुर है। दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। गाइज हमेशा है ना, मैं 100 के 100 क्वेश्चन एक ही क्लास में करवा देता हूँ, राइट। आज क्या कि आज मंगलवार है और मुझे पाल बालाजी हनुमान मंदिर दर्शन करने जाना है, तो अभी मैं 50 क्वेश्चन एक क्लास में कराऊंगा और थोड़े ही मतलब घंटों बाद है ना, या थोड़े टाइम बाद मैं बाकी जो 51 से लेकर 100 क्वेश्चन है ना उसकी क्लास में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया और आप सब लोग वेट कर रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक क्लास 50 की करवा दी और बाकी 51 से 100 क्वेश्चन है ना मैं अगली क्लास में मतलब थोड़े टाइम में ही करा दूंगा, थोड़े घंटों में, ठीक है। तो चलिए मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ, पाल बालाजी हनुमान मंदिर जोधपुर में जो रहते हैं उन्हें पता ही होगा।
आज मंगलवार है, बोलो बालाजी महाराज की जय हो। चलिए, अगर अच्छी लगी क्लास तो थैंक यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और पिछली बार तो वाह पवन सर वाह इतने बच्चों ने लिखा था, तो मैं तो देख रहा था कि सबसे ज़्यादा एच किसके है, तो इस बार भी देखूंगा कि वाह पवन सर वाह में सबसे ज़्यादा एच किसके। थैंक यू सो मच। और बहन बेटियां तो ज़रूर कमेंट करना, सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो घर से बाहर निकल के मतलब पेपर नहीं दे पा रहे हैं ना। तो चलिए फिर थैंक यू, मिलते हैं मंदिर जाके। ओके टाटा।